वेलकम बच्चों। तो आपने पार्ट 4 वीडियो में देखा था कि जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + b, उसमें जो हमारा ज़ीरो होता है, शून्यक होता है, एक ही होता है, वो है अल्फ़ा। और वो अगर उस शून्यक और गुणांकों का हम संबंध या रिलेशनशिप देखें, मतलब ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का, तो वो हमें मिलता है अल्फ़ा = -b/a। b आप देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म है, a आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है। तो ये हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद के केस में। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। अब इस केस में क्या संबंध होता है, शून्य को गुणांकों का या फिर ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c। यहाँ पर a, b, c जो हैं इन्हें बोलते हैं गुणांक या कोफिशिएंट, ठीक है। और इसके कुछ ज़ीरोज़ आएंगे। मैं मान लीजिए मैं इसको एक नाम से लिखती हूँ, मैं इस पॉलिनोमियल का नाम दे देती हूँ px। अब इस px की वैल्यू ज़ीरो जब होती है, x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पर होती है, तो x की वो वैल्यूज़ जिन पर px ज़ीरो होता है वो इसके शून्यक या ज़ीरोज़ होते हैं। तो अब हम रिलेशन देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद के केस में क्या रिलेशन होता है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का। तो आप दो शब्दों को याद कर लीजिए, ज़ीरोज़ मतलब शून्यक, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। तो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशन हम देखेंगे। मैं एक उदाहरण से आपको यहाँ समझाती हूँ। वैसे तो हम यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से भी चलते हैं, बट वो थोड़ा हो सकता है आपको मुश्किल लगे, तो हम थोड़ा आसान तरीका, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, px = 2x² - 8x + 6। तो आप देखें यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे, x² का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है, वो है 2, मतलब हम ले रहे हैं उसको नोटिफिकेशन में। अब b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी -8। आप पिछले वीडियो देखिएगा, वहाँ पर मैंने ये कंपेयर करना बताया हुआ है। c की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 6। तो इस तरह से हमारे पास कोफिशिएंट्स a, b, c की वैल्यू मिल जाती है। अब हमें करना क्या है, हमें x की वो वैल्यूज़ चाहिए जहाँ पर px ज़ीरो बनता है, यानी px बनना चाहिए ज़ीरो, ठीक है। और हमें वो x फाइंड करने हैं। तो पहले हमें इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा, 2x² - 8x + 6 को। तो सॉल्व करने के लिए मैं पहला स्टेप क्या करूँगी, 2 कॉमन दिख रहा है मुझे यहाँ पर इस, अच्छा मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। कैसे हम टर्म्स देखते हैं, जैसे ही प्लस माइनस का साइन आता है वैसे ही हमारी अगली टर्म शुरू हो जाती है, मतलब हमारी दो टर्म्स अलग होती हैं प्लस माइनस के साइन से। तो ये 2x² इकट्ठा एक टर्म है, माइनस साइन आया तो उसके बाद दूसरी टर्म शुरू हो जाएगी, फिर प्लस साइन आया तो तीसरी टर्म शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप लिखें आई लाइक मैथ्स, तो बीच में आप गैप छोड़ते हैं ना, उसी तरह ये गैप जो मैथ्स की लैंग्वेज में होते हैं, ये गैप्स प्लस माइनस यहाँ लिखा होता है। तो ये आई फर्स्ट टर्म है, जैसे ये पहला वर्ड है, उसी तरह माइनस लिख दिया बीच में गैप की जगह, और ये सेकंड टर्म है, जैसे ये सेकंड वर्ड है, दूसरा शब्द है ये। इसी तरह ये तीसरा शब्द है और वो तीसरी टर्म यहाँ 6 है, बीच में गैप है ना, वैसे ही प्लस आ गया इधर। तो इन यहाँ पर भी हम इन
एक्सप्रेशंस को अलग करने के लिए प्लस माइनस लिखते हैं। जैसे ये पहला शब्द है, ये पहली टर्म है, ये दूसरा शब्द है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरा शब्द है, ये तीसरी टर्म है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम टर्म्स कैसे देखते हैं। तो अब हम यहाँ फर्स्ट टर्म में भी 2 है, सेकेंड टर्म में 8 में भी 2 है, क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 8, तो 8 का एक फैक्टर 2 भी है, तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ मैं इसको 2 इंटू 4 लिख के 2 बाहर ले सकती हूँ। ठीक है, 2 इंटू 4 8 हो जाता है। इसी तरह 6 को भी मैं 2 इंटू 3 लिख कर 2 बाहर ले सकती हूँ, तो इसमें भी 2 प्रेजेंट है, इसका 2, इसका भी एक फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों टर्म्स में से 2 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ 2x² में से 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया, सिर्फ x² माइनस एज इट इज आ जाएगा। 8 को मैंने क्या बताया था, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं आप। तो जब 8 को आप 2 इंटू 4 लिखेंगे तो इसमें से एक फैक्टर 2 तो हम बाहर कॉमन ले चुके, कितना बच गया 4, और x तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 6 को लिखिए आप 2 इंटू 3, अब 2 एक फैक्टर 2 जो है वो हम बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो कितना रह गया 3 प्लस एज इट इज, और 6 में से सिर्फ 3 रह गया, तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया। अब हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है और इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो ये आप पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं, आपको पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन पिछली क्लासेस में भी कराया गया है। मैं कोशिश करूँगी फिर भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की। तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के लिए हम जो इसकी मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, उसको तोड़ेंगे। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट यहाँ करने के लिए मुझे -4 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिसको प्लस माइनस करके 3 आए। तो मैं ले रही हूँ -3x माइनस 1x, तो -4x को मैंने लिख दिया -3x माइनस 1x, और ये +3 को एज इट इज। अगर आपको इस स्प्लिटिंग में कुछ डाउट हो तो मैं अगले वीडियो में एक क्वेश्चन स्प्लिटिंग का और अच्छे से लूँगी, वहाँ और डिटेल में बताऊँगी, उसे देखिएगा। और साथ में मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊँगी जिसमें सिर्फ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताऊँगी, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कैसे मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हम फर्स्ट 2 टर्म्स को अलग ले लेते हैं और लास्ट 2 टर्म्स को अलग ले लेते हैं। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या आता है। तो इन दोनों में देखिए x कॉमन है, यहाँ पे 2x है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं x इंटू एक्स, यहाँ पे 3 इंटू एक्स है, तो मैं एक x बाहर ले रही हूँ, यहाँ 2x थे, 1 रह गया, माइनस एज इट इज 3 इंटू एक्स था, एक x बाहर ले लिया, सिर्फ 3 बचा। अब इन दोनों को भी इकट्ठे लेके इसमें से कॉमन लेना है। आप देख रहे हैं 1 के अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन मुझे क्या चाहिए होता है, इसमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है ताकि मुझे सेम फैक्टर यही मिले, x माइनस 3, जबकि यहाँ पर है x प्लस 3। तो मैं क्या करूँगी, -1 कॉमन ले लूँगी। जब -1 कॉमन लूँगी तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, तो x नेगेटिव था वो प्लस का x हो जाएगा, यहाँ +3 है तो ये -3, क्योंकि मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाहर। अब यहाँ देखिए, अब हमारी ये है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फिर ये माइनस का साइन आ गया और ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में भी एक फैक्टर x माइनस 3 है, सेकेंड टर्म में भी एक फैक्टर x माइनस 3 है, तो इन दोनों में से x माइनस 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। अब फर्स्ट टर्म ने अपना x माइनस 3 तो दे दिया, तो फर्स्ट टर्म में ये देने के बाद क्या बचा, सिर्फ x। फिर यहाँ पर x माइनस 3 तो बाहर हमने कॉमन ले लिया, तो इस सेकेंड टर्म के पास क्या बचा, -1। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, यानी जो हमारा px पॉलिनोमियल था इसको सॉल्व करके हमारे पास 3 फैक्टर आए। पहला फैक्टर है 2, दूसरा फैक्टर है x माइनस 3,
तीसरा फैक्टर है x माइनस 1। अब हमें x की वो वैल्यूज़ देखनी है जब इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। अब 2 तो 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, जब आपके पास 2 टॉफीज़ हैं ऑब्वियसली 0 थोड़ी हो जाएंगी एकदम से, तो यानी ये तो 0 के इक्वल नहीं होगा, इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है 2। यहाँ हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें x चेंज हो सकता है, तो इसको 0 बनाए, कैसे 0 बनाए वो हम देख सकते हैं। अब 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0, तो इसका मतलब ये हुआ इन तीनों में से किसी एक को 0 ज़रूर होना चाहिए। ये हो नहीं सकता, तो हो सकता है कि ये 0 हो, तो यानी हमें मिल सकता है ईदर या तो हमारा x माइनस 3 इक्वल टू 0 है ये नंबर, तो यानी x की कुछ ऐसी वैल्यू है जिससे कि ये 0 बने। तो x कितना होगा, ये 3 उधर शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो गया 3, प्लस का हो जाएगा उधर जाके, यानी पहली वैल्यू x की आ गई 3। जब हम x 3 रखेंगे तब भी ये 0 बन सकता है। दूसरा केस क्या आएगा कि ये वाला नंबर 0 है, यानी कि और या तो ये हो सकता है या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। अब जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 को उधर ट्रांसपोज कीजिए +1, यानी आपको दो वैल्यूज़ मिली, x इक्वल टू 3 हो और x इक्वल टू 1 हो। इन दोनों में से x की कोई भी एक वैल्यू होगी तो ये 0 होगा, यानी कि ये 0 बन जाएगा RHS। ठीक है, यानी ये दो हमें ज़ीरोज़ मिल गए px के। इसका नाम मैं दे देती हूँ अल्फ़ा, इधर लिख देते हैं, इसको मैं नाम दे देती हूँ अल्फ़ा और इसको नाम दे देती हूँ बीटा, क्योंकि हमें x की दो वैल्यूज़ मिली हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उनको अलग अलग नाम दे देते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहला 0 तो मिल गया अल्फ़ा इक्वल टू 3, दूसरा 0 मिल गया बीटा इक्वल टू 1। तो ऐसे हमने क्या किया कि जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया था उसके हमने दो ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए, दो शून्यक फाइंड कर लिए। अब हम देखते हैं रिलेशन को, किसके रिलेशन को, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट, यानी शून्यक और गुणांक। तो अब बेटे देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि अल्फ़ा हमें जो दिया हुआ है इक्वल टू 3 मिला और बीटा हमें मिला 1। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आता है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस बीटा की 1 और ये हो गया 4। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये 4, मैं यहाँ पे दो तरीके हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दूँ और इसको भी थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर -b/a कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए ये है ना ABC की वैल्यूज़, तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। -b की जगह कितना रखेंगे, -8, ये b है, इसकी जगह रखेंगे -8 और एक माइनस ऑलरेडी है बाहर अपॉन a और a की वैल्यू है 2। तो आपको ये पता है ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, 8 एज इट इज़, नीचे डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़, 2 1 जा 2 4 जा, और ये कितना मिला आपको 4। तो आप देख रहे हैं कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली 4 और उसी तरह -b/a की वैल्यू भी कितनी मिली 4, यानी ये दोनों इक्वल हैं। वैसे इसका थ्योरेटिकल भी डेरिवेशन है, लेकिन मैं वो नहीं करा रही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो हमारा जो रिलेशन पहला आता है वो आता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a, यानी ये दोनों इक्वल होते हैं। ये आपका फर्स्ट रिलेशन आता है। ये क्या है आपके ज़ीरोज़, यानी ज़ीरोज़ को जब आप प्लस करेंगे तो ये है आपके कोफिशिएंट, किसके इक्वल आएगा फिर, -b/a, मतलब -b क्या है, b आपका कोफिशिएंट है x का, तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन नीचे a है विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बेसिकली आपका जो रिलेशन आता है वो आता है कि अगर आप ज़ीरोज़ को प्लस करें
तो माइनस बी बाय ए यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन आपको मिलता है। फिर हम देखेंगे अब कि प्रोडक्ट का क्या रिलेशन होता है, यानी अगर मैं करूं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी 3 इंटू बीटा कितना 1, मल्टीप्लाई करके 3 1 जा 3। अब हम करते हैं इसको c बाय ए को कैलकुलेट के वो कितना आता है, तो c कितना है 6, c है हमारे पास 6 अपॉन a कितना है 2, तो आपको मिला 6 अपॉन 2, इसको कैंसिल करें 2 1 जा 2 3 जा, कितना मिला यहाँ भी 3 मिला। यानी आपको अगला रिलेशन क्या मिला, मैं यहाँ लिखती हूँ नीचे अल्फा इंटू बीटा, यानी अगर आप जीरोस को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू मिलता है c अपॉन ए, और c अपॉन ए को हम और क्या लिख सकते हैं, c क्या है कांस्टेंट जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होता, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम जो लेके चल रहे हैं। तो ये आपको अपना सेकेंड रिलेशन मिला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो इसका यूज़ अब हम करेंगे क्वेश्चंस करने में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, वेयर ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें हमारे ए बी सी कोफिशिएंट हैं, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट, और सी है कांस्टेंट टर्म यानी एक्स रेज़ टू पावर 0 का कोफिशिएंट। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ले रहे हैं, नोटेशन कई बार अलग अलग भी होते हैं। तो हम अगले वीडियो में अब क्वेश्चन करके देखेंगे। तो थैंक यू सो मच बेटे।